हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। अगर आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने बायोलॉजी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें एंड कैसे पढ़ें ताकि हम बोर्ड एग्जामिनेशन में पास हो सके, या फिर आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने कंप्लीट पूरा सिलेबस पढ़ लिया है एंड उन्हें रिवीजन करने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ताकि वो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% मार्क्स ला सकें, तो आज की वीडियो आप ही स्टूडेंट्स के लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ, या मैं कहूँ ऐसे मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस 10 ईयर का कोई भी पेपर उठा लीजिए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से या फिर इन्हीं पॉइंट से मिलेंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले अपना चैप्टर देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में सबसे पहले जो टॉपिक आता है या हमका जो पॉइंट आता है वो है फंक्शन ऑफ टेप्टम। आपको टेप्टम का फंक्शन पता होना चाहिए कि क्या होता है। उसके बाद आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पता होनी चाहिए कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारे किस तरीके से माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनता है, ठीक है। उसके बाद आपको पोलन ग्रेन्स की लेयर के बारे में पता होना चाहिए कि इंटाइन क्या होती है, एक्साइन क्या होती है, जर्म लेयर क्या होती है, जर्म पोर क्या होता है। उसके बाद उनका यूज़ पता होना चाहिए, यानी पोलन बैंक को हम एज अ पोलन ग्रेन भी एज अ पोलन बैंक यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम उन्हें टैबलेट के रूप में भी लेते हैं ताकि क्योंकि उनसे हमें बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है। इसी तरीके से आपको फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो उसमें आपको एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, या ओव्यूल का जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया वो आना चाहिए। फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट आनी चाहिए जिसमें आप 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद पॉलिनेशन पे आते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन आना चाहिए कि जीनोगैमी, ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी तीनों में क्या फ़र्क है, जेनेटिकली कौन सिमिलर होते हैं एंड वेरिएशन किस में आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आपको विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के करेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के करेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए उनके एग्जाम्पल के लिए। विंड पॉलिनेटेड का क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा, एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड का मोथ हो जाएगा, सॉरी फैक्ट्री हो जाएंगे, एंड बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पता होने चाहिए। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आपको बैगिंग पता होनी चाहिए क्या होता है, एंड इमस्कुलेशन पता होना चाहिए क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, या हम कहें जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। एंडोस्पर्म का रोल क्या होता है एम्ब्रियोजेनी में, कि एंडोस्पर्म क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए एंडोस्पर्म सबसे पहले बनता है। उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स के बारे में पता होना चाहिए, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, एंड उनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। एंड आप इन टॉपिक्स को कर लो, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स पूछे जाते हैं। देखिए और भी टॉपिक हैं जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है लेकिन वहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने उन टॉपिक को इंक्लूड नहीं करा। ये वो टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप पूरे 100% स्कोर करना चाहते हैं तो आपको मैं सबसे एडवाइस दूंगा कि पूरी एनसीईआरटी ही रीड करो, लेकिन इन टॉपिक को ज़्यादा फोकस से पढ़ो। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आता है। इसमें आपको सटोली सेल्स, लीडिंग सेल, स्क्रोटम, फिम्ब्रे एंड बल्बोलिथरल ग्लैंड के फंक्शंस पता होने चाहिए क्या होता है, कई बार 1 मार्क्स में डायरेक्टली पूछ लेता है। उसके बाद आपको दोनों गैमेटोजेनेसिस आनी चाहिए, यानी oogenesis भी आनी चाहिए एंड स्पर्मेटोजेनेसिस भी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कौन से फेज होते हैं एंड उन्हें दूसरे नामों से क्यों जाना जाता है, जैसे प्रोलिफरेटिव स्टेज क्या होती है, ठीक है, सेक्रेटरी स्टेज क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इम्प्लांटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद प्लेसेंटा का रोल पता होना चाहिए, ये कौन से सिक्रेट करता है हार्मोन, वो पता होना चाहिए। प्रेगनेंसी हार्मोन कोई भी 2 नाम याद कर लेना क्या होते हैं, एंड फोर्टल इंजेक्शन रिफ्लेक्स पता कर लेना क्या होता है, एंड अच्छे से पढ़ लेना। 2 मार्क्स में बहुत बार पूछता है कि कहाँ से जो रिफ्लेक्स है वो स्टार्ट होता है एंड ऑक्सीटोसिन का इसमें क्या रोल होता है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर आता है। इसमें आपसे अमीनो सिंथेसिस पूछता है, होता क्या है, एमटीपी क्या होता है, एंड इनके मिसयूज क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर में। मिसयूज कई बार 1 या 2 मार्क्स में पूछता है।
आपको 2-3 आईओडीज के नाम आने चाहिए, ठीक है, जैसे LNG-20, मल्टीलोड 375, CU7 जो कॉपर रिलीजिंग हमारा आईओडी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी अवॉइड करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। एक होता है विड्रॉल पेनिस, जिसमें क्या होता है इजैकुलेशन से पहले पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाता है। एक होता है लैक्टेशनल अमीनेरिया एंड एक हमारा होता है स्टेरिलाइजेशन। आपसे यहाँ से कई बार देखिए कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की समझ किस तरीके से प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में हेल्प करती है। तो आप उसका एग्जाम्पल बताएंगे पीरियोडिक अब्सटेंस को बता के, ठीक है, एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया को बता के। इन दोनों को आप वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद जिफ्ट पढ़ लेना क्या होता है, गिफ्ट का क्या होता है एंड AI क्या होता है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको चैप्टर 6 क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना चाहिए, आना चाहिए, डाईहाइब्रिड क्रॉस करना चाहिए एंड उनके जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो पता होना चाहिए। जैसे मोनोहाइब्रिड रेशियो में जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो होता है 3:1 एंड जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। इसके बाद आपको टेस्ट क्रॉस पता होना चाहिए, यहाँ से कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। इनकम्प्लीट क्रॉस पता होना चाहिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पता होना चाहिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पता होना चाहिए एंड कोडोमिनेंस पता होना चाहिए एंड इनके एग्जाम्पल। जैसे कोडोमिनेंस में ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुपिंग आ गई, इनकम्प्लीट डोमिनेशन में हमारा फ्लावर कलर आ जाता है, फ्लावर कलर इन किसमें, स्नैपड्रैगन में। बाकी मैंने वन शॉट वीडियो भी बना रखी है जहाँ पे आपको सिर्फ 1-1 घंटे या उससे कम के भी चैप्टर के ड्यूरेशन मिलेंगे, जिसमें मैंने पूरी NCERT कवर कर रखी है। वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, उससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं एंड अच्छी तरीके से पास भी हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आपसे पूछ लेगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, एक क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन पूछ लेगा क्रोमोसोम एंड जीन में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, ये कैसे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, सेकंड क्वेश्चन बन गया। थर्ड क्वेश्चन पूछ लेगा इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने करा था, TH मॉर्गन ने। फोर्थ क्वेश्चन पूछ लेगा उन्होंने कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज करा था, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। पांचवा क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को क्यों यूज करा। तो ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन आना चाहिए एंड मेल एंड फीमेल हेटेरोगैमेटी क्या होती है ये पता होना चाहिए। इसके बाद जितने भी मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं सारे पढ़ लेना। हर साल कोई ना कोई एक डिसऑर्डर आता है 2 मार्क्स में। अब आते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। इसमें आपको यूकैरियोट्स में पैकेजिंग आनी चाहिए, DNA की कैसे होती है। उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या होता है, किसने दिया था, क्या एक्सपेरिमेंट करा था। आपको पता होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल इज DNA वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो किसने दिया था ये पता होना चाहिए। सेमी कंजर्वेटिव ऑफ नेचर ऑफ DNA पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं ये एक्सपेरिमेंट। उसके बाद रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड जेनेटिक कोड, ये चारों टॉपिक कंप्लीट पढ़ना, ठीक है, एंड इसकी हर एक चीज़ को समझना कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछता है। लैक ऑपरेंट डायग्राम के साथ याद करना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज क्या होता है। उसके बाद HGP के गोल्स एंड फीचर पढ़ना होते क्या है एंड इसे मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है। इसके बाद आता है एवोल्यूशन चैप्टर। देखिए कई बोर्ड में तो एवोल्यूशन चैप्टर हट गया, लेकिन कई बच्चे बोलते हैं सर इसका भी बता ही दीजिए, तो बता देता हूँ मैं। डार्विन फिटनेस पता होनी चाहिए क्या होती है। उसके बाद डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है। एंड जब आप कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ेंगे उसी के सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन इन इंग्लैंड, ठीक है, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में डायरेक्टली कई बार पूछ लेता है। एडेप्टिव रेडिएशन पता होना चाहिए क्या होता है एंड ये कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट होता है। आपको हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन पता होनी चाहिए एंड क्या क्या चीज़ इस पर इफेक्ट डालती हैं ये पता होना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पे।
इसमें आपको टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया, अमेबिक डायसेंट्री, इन सब के सिम्टम्स पता होने चाहिए, पैरासाइट पता होने चाहिए, सॉरी इनके पैथोजन पता होने चाहिए क्या होते हैं, ठीक है, एंड ये किस तरीके से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपको मलेरिया का हम गए हैं लाइफ साइकिल आना चाहिए, प्लाज्मोडियम का जो मलेरिया कॉज करता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 5 मार्क्स में पूछता है। इनेट इम्यूनिटी सारी पढ़ लेना, 4 तरीके की दी गई है, उनका क्या रोल होता है। एनामेस्टिक रिस्पॉन्स क्या होता है यानी सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, एंड ये हाईली एक्टिव क्यों होता है ये पता होना चाहिए। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स क्या होता है पता कर लेना। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में क्या फ़र्क होता है ये आना चाहिए, कई बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। एड्स एंड कैंसर पढ़ लेना, क्या होता है, कैसे एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है, एंड क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। उसके बाद ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज़ का चैप्टर है, वहाँ पे सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ लेना, कौन सा कहाँ से मिलता है, कहाँ हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, एंड किन्हें एज अ हेलोसिनेशन यूज़ करा जाता है। उसके बाद इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स पढ़ लेना। चैप्टर 9 पे आ जाते हैं, स्ट्रेटेजी इन एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इसमें आपका एनिमल ब्रीडिंग वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको इन ब्रीडिंग पता होना चाहिए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन पता होना चाहिए। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से उभरने के लिए हम क्या कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, क्या होना चाहिए, आउट क्रॉसिंग होता है क्या होता है। आपको MOT पता होना चाहिए यानी मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या होता है, एंड इसका सक्सेस रेट क्या होता है एंड क्यों होता है। उसके बाद बी कीपिंग के कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं। एंड इसमें एक आता है कॉमन बीज वाला क्वेश्चन, तो वो देख लेना कॉमन बीज कौन से है इंडिया में। शुगर कैन से क्वेश्चन आता है जो टॉपिक दे रखा है, जिसमें आप 2 शुगर कोन को क्रॉस कराते हैं। टेबल 9.1 9.2 पूरी तरीके से आनी चाहिए। बायोफोर्टिफिकेशन पता होना चाहिए क्या होता है, एंड इसके कुछ एग्जाम्पल पता होने चाहिए। उसके बाद आते हैं चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इसमें आपको हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जो माइक्रोब्स यूज होते हैं उनका पता होना चाहिए। केमिकल एंजाइम एंड मॉलिक्यूल यानी कौन से हमारे ऑर्गेनिज्म किस एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, किस केमिकल्स को सिक्रेट करते हैं, एंड उनका क्या रोल होता है ये पता होना चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें चैप्टर 1 चैप्टर 12 दोनों इंक्लूडेड है। सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करूं तो पता होना चाहिए पहला RDNA किसने बनाया था, कैसे बनाया था। सेकंड आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पता होनी चाहिए, इसके प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, एंड इसी के डायग्राम दे रखे हैं 11.1 एंड 11.2, वो आपको अच्छे से आने चाहिए, कई बार वहाँ से उस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए बोल देता है। उसके बाद आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आनी चाहिए। आपको क्लोनिंग वेक्टर की कुछ करेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए कि उसका हाई कॉपी नंबर होना चाहिए, ठीक है, एंड ईजिली वो सिलेक्टेबल मार्कर उसमें प्रेजेंट हो, तो ऐसे करेक्टरिस्टिक आप पढ़ लेना। PBR 322 का डायग्राम आना चाहिए, एंड आपके लिए नीट एग्जामिनेशन के भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से कैसे अलग करते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करते हैं, वो आपको आना चाहिए। PCR क्या होता है, उसके स्टेप आने चाहिए। कॉम्पिटेंट होस्ट यानी किस तरीके से RDNA को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करा जाना चाहिए, वो आता है। उसके बाद चैप्टर 12 पे पढ़ूँ, BT कॉटन आना चाहिए, RNA इंटरफेरेंस आना चाहिए, इंसुलिन को कैसे बनाया जाता है, एंड हमारा जो प्रो इंसुलिन होता है एंड जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें क्या फ़र्क होता है, बायोपेरेसी का मतलब पता होना चाहिए, एंड ट्रांसजेनिक एनिमल को हम क्यों यूज़ करते हैं ये आना चाहिए। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यूरोथर्मल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूरोहलाइन क्या होते हैं, होम्योस्टासिस क्या होता है, एक एक मार्क्स में इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है पॉइंट से कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेयरली फाउंड होते हैं पोलर रीजन में, रीजन बताना है, या फिर आपसे बोल देगा थर्मो रेगुलेशन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है। दोनों का एक ही आंसर है, NCERT पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा कन्फर्म्स टॉपिक में। इसके बाद अडेप्टेशन क्या होती है, एंड इसके चारों टाइप पता होने चाहिए, एंड उनका एक एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, एंड इसमें डिफरेंस पता होनी चाहिए, एंड पता होना चाहिए कौन सा सबसे ज़्यादा लॉजिकली करेक्ट ग्रोथ का मॉडल है, तो वो लॉजिस्टिक ग्रोथ है। उसके बाद प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये चारों पॉपुलेशन इंटरेक्शन आने चाहिए, एंड इनके एग्जाम्पल आने चाहिए। इकोसिस्टम की बात करूँ, इसमें स्ट्रैटिफिकेशन पता होना चाहिए क्या होता है, डेफिनेशन पूछता है।
डिकम्पोजिशन में आपको कुछ टर्म्स दे रखे हैं ब्लैक ब्लैक कलर से, वो सारी टर्म्स आपको अच्छे से याद कर लेनी है। जैसे मिनरलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, एक मार्क्स में पूछता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पता होना चाहिए, इनकी लिमिटेशन क्या होती है, कई बार पूछता है। हाइड्राच एंड जीराच सक्सेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी कई बार पूछता है। एंड इनमें पूछता है कि हमारी क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है, इन सब चीज़ों को पढ़ लेना। इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट पूछता है क्या होता है, स्टेबल कम्युनिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या क्या कारण हैं, ठीक है, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, एंड उसमें भी आप कई चीज़ें पढ़ेंगे। हॉट स्पॉट क्या होते हैं, स्क्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, तो वो सब अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर स्पीसीज क्यों पाई जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको रिवर्ट पॉपट हाइपोथेसिस पता होने चाहिए। इसमें आप पढ़ेंगे कीस्टोन स्पीसीज, तो कीस्टोन स्पीसीज की डेफिनेशन आनी चाहिए, होता क्या है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, एंड अगर आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते तो आप अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।